हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो हेलो एल्केन और हेलो एल्केन का चैप्टर जो चल रहा था उसमें लास्ट क्लास में पढ़ने एरिल एलाइड है ना उनको बनाने की विधियां देखी थी। तो आज अपन जो है वो एल्किल एलाइड और एरिल एलाइड जो उनमें कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं उनका डिस्कशन अपन यहाँ पर करेंगे। लेकिन ज्यादातर जो भौतिक गुण यहाँ पर होंगे वो होंगे एल्किल एलाइड होंगे, क्योंकि एरिल एलाइडो में ज्यादा भौतिक गुण जो अपने सिलेबस में दे नहीं रखे। केवल एक गलनांक से संबंधित जो भौतिक गुण है उनको आपको जो है एरिल एलाइडो के लिए ध्यान रखना होगा। बाकी जितने भी भौतिक गुण है वो सब के सब जो है वो एल्किल एलाइडो से संबंधित है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको वीडियो जो है उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, जिससे कि वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आपको मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले देखो भौतिक गुणों में अपन क्या चीज चेक करते हैं, हमेशा ध्यान रखना जब भी कहीं पे भौतिक गुणों की बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें पहली चीज अपन चेक करते हैं भौतिक अवस्था। और भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि ठोस कौन है, द्रव कौन है और गैस कौन है। तो सामान्यतः जब शुरुआत करते हैं तो जो निम्नतर सदस्य होते हैं, निम्नतर का मतलब स्टार्टिंग वाले, जैसे मान लो क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं इसको, क्लोरोमीथेन या मेथिल क्लोराइड, ऐसे ही एथिल क्लोराइड, ऐसे ही ब्रोमोमेथेन और CFC। CFC का मतलब हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखो इनका तो पता नहीं है आपको, इसका जरूर पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, गैस होते हैं, गैस जिनको फ्रीऑन बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर में इनका उपयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में काम में आते हैं, एक तरह से ये ठंडक पैदा करते हैं। ये इस चैप्टर के लास्ट में अपन फ्रीऑन जो है उसका डिस्कशन करेंगे, आएगा आगे। तो ये सब के सब सदस्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब होते हैं गैस। इनके अलावा जो शेष सदस्य बचे हैं, शेष सदस्य का मतलब आयोडीन या क्लोरीन और किसी के साथ लगा हुआ हो तो वो या तो द्रव होते हैं या फिर ठोस होते हैं। सामान्यतः भौतिक अवस्था में एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बस ये एक तरह से सिलेबस बढ़ाने के काम में आ रहा है बस। दूसरी जो भौतिक अवस्था अपन देखते हैं वो देखते हैं इनका रंग। क्या देखते हैं, रंग देखते हैं, रंग। अब रंग में अगर शुद्ध अवस्था की बात करें, शुद्ध अवस्था, तो शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड, शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं। शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं। लेकिन अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रखी जाए, क्या रखा जाए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, तो आप नोट कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड रंगीन हो जाते हैं, रंगीन। कैसे हो जाते हैं, रंगीन। क्या बताया मैंने, रंग में सभी एल्किल हैलाइड शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड रंगीन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। थर्ड जो होता है, थर्ड ये भी सामान्यतः एग्जाम में पूछा नहीं जाता। थर्ड जो होता है वो होता है गंध। गंध के लिए भी कोई विशेष यहाँ पर गंध के लिए कहा नहीं जाता। हाँ, ऐसे भले कह सकते हो आप अभिलाक्षणिक गंध। गंध के लिए कोई विशेष क्वेश्चन आता नहीं है इसके अंदर। गंध के लिए भी अभिलाक्षणिक गंध, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, या फिर गंधहीन भी बोल सकते हैं। कुछ जो कि गंधहीन होते हैं, कुछ अभिलाक्षणिक गंध बोलते हैं। अभिलाक्षणिक गंध का मतलब होता है कि इनमें जो है जिस प्रकार की गंध आती है उस प्रकार की गंध और किसी में नहीं आती है, ठीक है। अब ये तीन जो है ना उनमें से तो क्वेश्चन कभी आते नहीं है, लेकिन अब जो अपन आगे बढ़ेंगे उनमें से जनरली क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है वो इस चैप्टर से संबंधित आए, हो सकता है इससे अगले चैप्टर से संबंधित आए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो गुण है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो गुण है वो है जल में विलेयता। क्या है, जल में विलेयता, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले आज की जो ट्रिक है वो ये है, अगर आपको किसी में भी ऐसे लिखा हुआ दे दिया जाए, कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है, कहीं पर भी आपको ऐसे लिखा दे दिया जाए ना जल में विलय है, ये अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है जल में विलय है, तो जल में विलय है तो आप एक रटा हुआ आंसर ध्यान रखो कि वो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है। जैसे मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और अगर जल में अविलय हो, अविलय हो इसका मतलब हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता,
और उसको घोलने के लिए ताप जो है ताप क्या चाहिए, अधिक चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, यदि कोई यौगिक जैसे मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे इस चैप्टर में अपन देखेंगे तो ये जल में घुलते नहीं है, तो जल में अवेलेबल है इसमें। तो बाकी अगले चैप्टर में अल्कोहल, फिनोल, ईथर है, तो उनमें क्वेश्चन से पूछा था कि अल्कोहल जल में विलय होते हैं जबकि ईथर नहीं होते, तो आप सीधा सीधा आंसर देंगे क्योंकि अल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं उनके साथ, इसका मतलब वो जल में घुल जाते हैं। और ईथर नहीं बना पाते इसलिए वो नहीं घुलते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके लिए एल्किल हैलाइडों के लिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जो लास्ट वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको CH बंध की प्रकृति बताई थी और प्रकृति थी ध्रुवीय है, और जल की भी कौन सी प्रकृति होती है, ध्रुवीय है। तो जनरली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, समान समान को बोलता है, ये मैंने विलियन वाले चैप्टर में भी आपको बताया था। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं इस चीज को, और इस चैप्टर में भी CH बंध की प्रकृति में बताया था कि ध्रुवीय होता है ये। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि सभी एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी, सभी एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय होते हैं या अविलय होते हैं। तो उसका आंसर आप क्या देंगे, उसका आंसर देंगे क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ अंतर अणु हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं तथा इन्हें जल में घोलने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इसको नोट कर लो आप, क्या बताया मैंने, सभी एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलय होते हैं क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ अंतर अणु हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं या नहीं बनाते हैं तथा इन्हें जल में घोलने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आप लैंग्वेज सेट करके आएंगे इसकी। ठीक है, और जो जल में विलय होगा उसके लिए आपको ये बताना है, तो ये ट्रिक आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 5वें नंबर का पॉइंट जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्वथनांक। क्या है क्वथनांक, जिसको अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब जो क्वथनांक होता है उसके कुछ नियम होते हैं, जिसमें पहला जो नियम है वो होता है कि अगर क्वथनांक के लिए बोला जाए तो किसी भी यौगिक के अणुभार अलग अलग दे रखे हैं, आपको क्या दे रखे हैं, अणुभार अलग अलग दे रखे हैं, तो उस स्थिति में जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसके क्वथनांक ज्यादा होंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके, पहले आप इसको समझ लो एक बार। अगला जो होता है वो होता है क्वथनांक जिसका ज्यादा होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा, या उल्टा कहीं तरह से कह सकते हैं जिस यौगिक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। लेकिन आप ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप ऐसे याद रखो कि जिस यौगिक में शाखाएं ज्यादा होगी उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो आप क्वथनांक का पॉइंट डाल के फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर दूसरे वाले में क्या होता है कि मुख्य श्रृंखला में शाखाएं बढ़ने पर, मुख्य श्रृंखला में शाखाएं बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से क्वथनांक में कमी आ जाती है, क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन देख सकते हैं कि अपने पास जो श्रृंखलाएं थी वो 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी, एन, आइसो और नियो। इनमें से अगर देखा जाए तो ये अशाखित है, ये थोड़ा ज्यादा कम शाखित है, ये ज्यादा शाखित है। इसका मतलब क्या हुआ कि एन, आइसो, नियो में से किसका ज्यादा होगा, एन का। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री दे रखा है तो किसका ज्यादा होगा, 1 डिग्री का ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं आपको इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें अगर, तो बॉइलिंग पॉइंट में इस वाले में, इसमें अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए कहा जाए तो ऐसा आएगा, अशाखित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक, अशाखित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक शाखित एल्किल हैलाइडों से अधिक होते हैं। क्यों, इस तरीके से। ठीक है, तो उसका जो आंसर अपन देंगे वो देंगे क्योंकि शाखित एल्किल हैलाइडों में, शाखित एल्किल हैलाइडों में शाखाएं बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी हो जाती है, या वान डेर वाल्स बलों में क्या जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए जो है उनका क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाएगा। क्वेश्चन जो है अभी तो मैं आपको फॉर्मूले के रूप में लिख के दे रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में नाम दिया होता है, नाम जैसे क्लोरोमेथेन लिख के दे दिया, क्लोरोमेथेन लिख के दे दिया तो आप क्या लिखोगे, CH3Cl। एग्जाम्पल है ये CH3Cl। उसके बाद में बोल दिया मान लो डाइब्रोमोमीथेन, तो डाइब्रोमोमीथेन का मतलब ये हो गया। ऐसे बोल दिया ब्रोमोफॉर्म, तो ब्रोमोफॉर्म का मतलब ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से मान लो 3 यौगिक दे दिए, और भी यौगिक यहाँ पर दिए हुए आ सकते हैं इसके साथ। तो क्या करना होगा आपको ये देखना होगा कि इनमें से अणुभार जो है, अणुभार, पहला नियम आप अणुभार लगाओगे। अगर अणुभार का नियम नहीं लग रहा हो तो फिर आपको जो है वो शाखाओं के नियम में जाना है, पहले शाखा का नियम नहीं लगाना है। ठीक है, तो देखो कार्बन तो सब में बराबर है, हाइड्रोजन का इतना फर्क नहीं पड़ेगा,
क्लोरीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन, क्लोरीन। एक चीज ध्यान रख लो आप, फिर उसके बाद में आपको ये अणुभार की दिक्कत नहीं आएगी, वो है कि आवर्त सारणी में आप वर्ग में चलो चाहे आवर्त में चलो, दोनों स्थिति में ही जो अणुभार होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Cl है वो ऊपर आता है, ब्रोमीन उसके नीचे आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रोमीन का जो अणुभार है वो क्लोरीन से ज्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ब्रोमीन 3 है, इसमें 2 है, इसमें क्लोरीन है, इसका मतलब इसका सबसे कम हो गया। इसमें 2 ब्रोमीन है, इसका मतलब इसका इससे ज्यादा हो गया, और उसमें 3 है इसलिए इसका सबसे ज्यादा हो गया। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म। लेकिन एक क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया, मान लो क्लोरोप्रोपेन, क्या दे दिया, क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन। दूसरा दे दिया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। देखो सूत्र बनाना आना चाहिए, इनके लिए भी मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखा है आपको, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और एक दे दिया मान लो क्लोरोब्यूटेन। क्या दे दिया, क्लोरोब्यूटेन। इनको मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे देता हूं, फिर उसके बाद में इनका क्रम लिखते हैं, क्रम। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले और दूसरे यौगिक को देखो आप, इनके अणुभार बराबर है। कैसे पता चला, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन समान है। इसका मतलब इन दोनों में तो है ना, इन दोनों में अणुभार का नियम नहीं लगा सकते। इसमें और इन दोनों में देखेंगे तो अणुभार का नियम लगा सकते हैं। तो पहले कौन सा नियम लगाओगे, अणुभार का, ठीक है। तो अणुभार के हिसाब से किसका ज्यादा हो गया, थर्ड का। उसके बाद में इन दोनों में से देखेंगे तो कौन सा नियम लगाएंगे, शाखाओं का। जिसमें शाखा ज्यादा होती है उसका क्वथनांक कम होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा फर्स्ट और सेकंड। इसमें शाखा है, इसमें नहीं है, ये एन हुआ, ये आइसो हुआ। अभी मैंने बताया था आपको कि एन आइसो नियो में से किसका ज्यादा होता है, एन का ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए आ जाएंगे कि कुछ यौगिक दिए होंगे, उनको बोलेंगे कि इनको क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, क्वथनांक के घटते हुए क्रम में लिखो। तो आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गई बात क्वथनांक की। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपने पास घनत्व। घनत्व जो है ना, उस D बराबर होता है M/V, मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में 2 पार्ट किए जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि एल्किल हैलाइड जल में विलय नहीं होते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड जल में विलय नहीं होते, तो उसमें 2 कंडीशन अपने पास है। एक तो कौन सा है कि वो या तो जल की सतह पर तैरेंगे या फिर जल जो है ना उसके अंदर क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो 2 टुकड़े अपन ने यहां पर कर दिए, RF और RCl। R तो समान है, F और Cl में से अणुभार ज्यादा किसका होता है, Cl का, ठीक है। लेकिन F और Cl के अणुभार Br और I की तुलना में बहुत कम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि RF और RCl तो क्या होते हैं, हल्के। क्या होते हैं, हल्के। तो ये क्या होंगे, जल की सतह पर क्या होंगे, तैरेंगे, ठीक है, तैरते हैं। और ये जो है ना वो क्या होंगे, डूब जाएंगे। इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिखोगे कि RF और RCl का घनत्व जल से कम होने के कारण ये जल की सतह पर तैरते हैं। इनके लिए कहा जाए तो RBr और RI मतलब एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड के द्रव्यमान या घनत्व जो है वो अधिक होने के कारण ये जल में क्या होते हैं, डूब जाते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने भी कहा था आपको स्टार्टिंग में कि जो भी चीजें अपने पास होंगी उनमें ज्यादातर गुण जो है वो किससे संबंधित होंगे, एल्किल हैलाइडों से। तो केवल एक ही गुण जो है ना वो आपको यहाँ पर एल्किल हैलाइडों का याद रखना है। और एल्किल हैलाइडों में भी पॉइंट लगाना चाहो तो आप 7वें नंबर पर लिख दो गलनांक। क्या लिख देंगे, गलनांक, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें देखो गलनांक में अपन किस किस चीज का पता लगाते हैं। गलनांक में एक तो हो गया अपने पास 1 और 2 नंबर पर Cl, हेलोजन भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। एक हो गया 1 और 3 पर, ठीक है। मैं यहाँ पर हेलोजन ही लगा देता हूं, Cl में कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, ऑर्थो, सेकंड वाले को बोलेंगे मेटा और थर्ड वाले को बोलेंगे पैरा, ठीक है। ऑर्थो का मतलब बता रखा मैंने आपको, ऑर्थो का मतलब होता है 1 और 2, मेटा का मतलब होता है 1, 3 और पैरा का मतलब होता है 1, 4, ठीक है। अगर इसमें आपसे क्रम पूछा जाए गलनांक का, किसका, गलनांक का क्रम पूछे और क्वथनांक का पूछे तो क्वथनांक का भी इसमें बता सकते हैं अपन। बस आपको गलनांक का ध्यान रखना है, फिर उसमें थोड़ा चेंज कर देंगे, वो क्वथनांक का हो जाएगा। इसमें जो होता है ना वो होता है कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि पैरा समावेशी जो होते हैं, पैरा डाई हेलो बेंजीन जो होते हैं उनके क्वथनांक उसके समावेशी ऑर्थो और मेटा जो है ना, ऑर्थो और मेटा समावेशी से अधिक होते हैं। और उसका कारण होता है कि ये सम्मिलित होता है और सम्मिलित होने के कारण मतलब पैरा समावेशी के
गलनांक ज्यादा क्यों होते हैं, उसका कारण है क्योंकि ये सम्मित होते हैं तथा सम्मित होने के कारण या इनमें जो है स्थायी क्रिस्टल जालक संरचना होती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि प्रबल आकर्षण बल इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है वो किसका होगा, पैरा का, फिर आता है ऑर्थो और फिर आता है मेटा। ठीक है, इस तरीके से अपने पास जो है गलनांक का क्रम हो जाएगा। अगर क्वथनांक के लिए बोले तो इस O को यहाँ पे कर दो, P को यहाँ पे कर दो, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्वथनांक का इसमें पूछते नहीं, गलनांक का पूछते हैं सामान्यतः। मैंने बता दिया आपको कि दो कारण है इसके, एक तो कौन सा कारण है कि ये सम्मित होता है, और दूसरा जो कारण है वो होता है इसके अंदर स्थायी क्रिस्टल जालक, स्थायी क्रिस्टल जालक संरचना होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में अपन ने क्या देखा कि जो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड होते हैं उनके जो भौतिक गुण हैं उनमें किस तरीके से परिवर्तन होते हैं। तो इंपॉर्टेंट भौतिक गुणों की बात की जाए तो मेरे हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं, एक तो जल में विलेयता, एक होता है क्वथनांक, और 3 इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अपन ने गलनांक का पता लगाया है। बाकी अपन आगे जो सिलेबस है उसमें कहीं भी गलनांक का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर जो है क्वथनांक करके पॉइंट जो है अपन डिस्कस करेंगे। हाँ, एल्कोहल के लिए अपन विषाक्तता भी चेक करेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में अपन ने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको अपन किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी टिप्स मैं आपको बताऊंगा। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।